गुड मॉर्निंग सर। हेलो। जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग। Great, sir. Sir, am I audible? यस यस, यू आर ऑडिबल सर। Am I audible completely? तो सर रूल्स पे आगे बढ़ते हैं सर। 120 तक के रूल्स हुए हैं, वहां से आगे बढ़ते हैं। उसको कंप्लीट करते हैं, या फिर आप बोलिए अगर आपको कोई डाउट है सर कल कल के सेशन में। Sir, 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 सर बहुत ही कम आवाज आ रही है आपकी। एक सेकंड। सर, जी सर, मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपरली? जी सर। अभी आवाज आ रहा है प्रॉपर? जी सर, आ रहा है सर। एक्चुअली सर, कल मैं स्टेशन अटेंड ही नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा बस था वो लेट हो गया, तो उस चक्कर में सर नहीं हो हाँ पाया। तो सर मीन्स रिवाइज करें कल के सेशन को। हाँ सर, यस सर। यस सर। तो सर एक इंटरेस्टिंग वे में करते हैं। मैंने अभी नया नया एआई को ये जानना शुरू किया है, गूगल जेमिनी करके है। आई गॉट जी सर। अ मीन्स प्रो वर्जन ऑफ इट। वो सभी जियो यूजर्स को मिल रहा है। तो सर उसमें एक अलग सा फीचर है, मजा आता है उसके साथ। आईपी इंडिया पे चले जाते हैं अब। वैसे तो आपने पढ़ा है ना सर एक बार, सेक्शन नंबर 115 तक। हाँ, यस सर। जी सर। तो सर अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके साथ। इसमें हम गए, हमने ये किया कि 111 से 115। ये 111 दिया इसको। You shared your screen because not like I can't see. ओके, नहीं नहीं हो रहा है। अब दिख रहा होगा सर। हाँ, यस सर। अब सर हम गूगल जेमिनी को यूज कर रहे हैं इंटरेक्टिव क्यूज बनाने के लिए। और ये बहुत बढ़िया फीचर लगा है मुझे इसका, बहुत बढ़िया। हम इसको सेक्शंस फीड कर देते हैं, और कोई रूल भी है कि नहीं है यहाँ पर। 115 में है हाँ। और 115 से रिलेटेड रूल्स भी है ना सर, तो उसे भी हम यहाँ पर फीड करेंगे। पेटेंट रूल्स। हम्म।
ये सर इसका फीचर है, ये अपने आप आपने जो फीड किया है डेटा में उसमें से इंटरेक्टिव क्विज बना के देता है। ये फीचर सबसे यूनिक है इसका। तो ये रिवाइज करने का मुझे बेस्ट वे लगा है, मीन्स अभी तक का सबसे बेस्ट वे लगा है। और इसने 10 क्वेश्चन बना के भी दे दिया। अब हम इसको रिवाइज करते हैं सर, तो हमारा सेक्शन भी क्लियर होता जाएगा और साथ साथ में ये क्विज भी। ओके सर। देख पा रहे हैं सर? हाँ सर, ये सर इट्स विजिबल। जी। अंडर सेक्शन 111 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, which of the following action, if proven by the defendant in a suit for infringement, shall restrict the court from granting damages on account of profits? तो सर 111 की शुरुआत ही कहाँ से होती है कि क्या चीज नहीं हुई तो डैमेजेस नहीं मिलेंगे? ट्रिपल वन। पहला है द इफ द इन्वेंशन वाज यूज्ड बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ द स्पेसिफिकेशन। नहीं सकते तो नहीं। ये बात तो नहीं नहीं है। है, चलो। सेकंड, डिफेंडेंट प्रूव्स they were unaware and had no reasonable ground for believing that the patent existed at the date of infringement। तो ये तो सर हो सकता है। हो सकता है क्योंकि वहां पर ये ये ग्राउंड कौन सा होगा सर? अनरीजनेबल मीन्स नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द पेटेंट एग्जिस्टेड। ऐसा कौन सा ग्राउंड हो सकता है जहां पर वो ये कहे कि कोई मेरे पास ग्राउंड ही नहीं था कि मुझे पता चले कि पेटेंट एग्जिस्ट कर रहा है? उसमें आंसर आता है कि पेटेंट का नंबर प्रोडक्ट पे नहीं लिखा था। सर याद आ रहा है सर? मतलब होना चाहिए। हाँ सर, ये सर। जी। जी। फिर होता है द प्लेंटिफ हैड फेल्ड टू पे द रिन्यूअल फी फॉर द पेटेंट इन द प्रोसीडिंग ईयर। ये भी सर हो सकता है अगर हो सकता है लाइक। मगर पहला ग्राउंड कौन सा है? पहला ग्राउंड वो ग्राउंडलेस वाला है। अब देखिएगा नीचे है, हाँ। द डिफेंडेंट्स इंफ्रिंजमेंट वाज फॉर नॉन कॉमर्शियल पर्पस। जो इन्फ्रिंजमेंट था वो नॉन कॉमर्शियल पर्पस पे था, यानी मैंने किसी को बेचने के लिए नहीं यूज किया था, तो वो ग्राउंड में डैमेजेस नहीं दूंगा, ऐसा कोई ग्राउंड ही नहीं है। करेक्ट। अब हम पेटेंट एक्ट ये को भी सर। देखते ये सर। हैं। एक्ट भी हमारे पास ओपन ही, ये रूल्स ओपन है। ये रहा फर्स्ट ग्राउंड, दिखाई दे रहा है? अर्चना मैडम गुड मॉर्निंग। इन अ सूट फॉर इंफ्रिंजमेंट of a patent, damages or an account of profit shall not be granted against the defendant who proves that at the date of infringement he was unaware and has no reasonable ground for believing that the patent is existed। तो बस हमने सोचा था वो सही है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट, अर्चना मैडम आप करेंगे सेकंड आंसर। मैं पढ़ता हूं, आप आंसर दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 111 सब क्लोज 1, the application of the word patented to an article shall not be deemed to make a person aware of the patent's existence unless what it also present। सिर्फ पेटेंटेड लिखना काफी है या और उसके साथ कुछ और भी होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। द नंबर ऑफ द पेटेंट। गंगाधर सर आपकी बारी। अंडर व्हाट कंडीशन मे अ कोर्ट ग्रांट रिलीफ but not only way of an injunction in a proceeding for an infringement of a patent, okay, but only way of an injunction, सिर्फ injunction ही देगा in proceeding for an infringement of the patent with a partially valid specification
एज पर 1141 प्रोविजो, कौन सी कंडीशन में कोर्ट रिलीफ को ग्रांट करेगा, बट सिर्फ इंजंक्शन की रिलीफ को? ए, इफ द प्लेंटी, सर ये पता है आपको, या फिर मैं पहले आपको ब्रीफ करूं 114 के बारे में? सर एक बार ब्रीफ कर दीजिए। जी सर, अभी करता हूं। अर्चना मैडम, आप रिकॉल पर कर पा रहे हैं 114 को? तो वो वैलिडिटी सर्टिफिकेट होता है बट। हम्म, नहीं मैडम, वैलिडिटी सर्टिफिकेट आता है 113 में। ओके। 114 में रिलीफ, ऐसी। उसका रिलीफ होगा फिर, मतलब ये निकालने का। 114। ओके मैडम, देखिए 114 क्या कहता है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। 114 सेक्शन ये कहता है कि मान लीजिए आपके स्पेसिफिकेशन में तीन क्लेम्स थे, क्लेम 1, क्लेम 2 एंड क्लेम 3। अब वो तीन में से दो वैलिड थे, ये दो वैलिड थे, और ये तीसरा इनवैलिड था। यानी किसी ने क्लेम 3 को प्रूव कर दिया कि क्लेम 3 पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, तो क्लेम 3 आपको अपनी स्पेसिफिकेशन से निकालना पड़ा। सही है? तो ये क्या हो गया, पार्शियली वैलिड एप्लीकेशन हो गई, पार्शियली वैलिड, क्योंकि एक क्लेम निकल गया है यहां से। अब इस केस में क्या होगा, ये तीसरा क्लेम निकलने की वजह से अगर कोई भी पेटेंटी जो ये पेटेंट रखता है अपने पास, जिसमें तीन क्लेम्स है, C1 C2 एंड C3, तो उसमें से क्या होगा कि अगर वो इस तरीके से C1 एंड C2 उसके पास वैलिड है, उसके बेसिस पे किसी पे इंफ्रिंजमेंट का सूट करता है, तो कोर्ट कहेगा उसे कि पहले आप अपने तीसरे क्लेम जो आपने खोया है, इसी की वजह से अब मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता हूं कि आपके बाकी के दो क्लेम भी सही होंगे, शायद वो ना भी हो। तो इस पर्पस की वजह से क्या करेगा कंट्रोलर, इतना कहेगा कि मैं सामने वाली पार्टी जो इन्फ्रिंज कर रहा है उसे मैं मौका देना चाहता हूं बाय पुटिंग इंजंक्शन, कि भाई अभी सिर्फ इंजंक्शन है, आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आप इस क्लेम को इनवैलिड कर दीजिए। समझ पा रहे हैं C1 एंड C2 को? तो यस सर। डैमेजेस क्लेम नहीं करते, इंफ्रिंजमेंट प्रूव होने के बाद भी डैमेजेस क्लेम नहीं करते, इंफ्रिंजर को कहते हैं कि मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप C1 और C2 को अगर मिटा सकते हैं, क्योंकि C3 तो निकल गया है, और C1 और C2 के लिए कोई प्रूफ ला सकते हैं तो लाइए, तब तक के लिए मैं आप पे डैमेजेस नहीं डाल रहा हूं। मीन्स टाइम देगा, कुछ भी परमिट, 6 महीने 8 महीने इंजंक्शन लगाएगा, उसके बाद में जाके फिर डैमेजेस पे बात होगी। तो यहां पर यही बात है कि अंडर व्हाट कंडीशन मे कोर्ट ग्रांट रिलीफ, रिलीफ तो देगा मगर कैसे, सिर्फ बाय द वे ऑफ एन इंजंक्शन in a proceeding for an infringement of a patent with partially valid specification as per section 114A proviso। तो जब तीसरा क्लेम इनवैलिड है एंड तीसरा क्लेम जो इनवैलिड है वो फ्रॉड से बनाया गया था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसको गुड फेथ में नहीं बनाया गया था, गुड फेथ में नहीं बनाया गया था, रीजनेबल स्किल के साथ नहीं बनाया गया था, एंड एक प्रॉपर रीजनेबल स्किल एंड प्रॉपर नॉलेज के साथ नहीं बनाया गया था। ये टर्म लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। गुड फेथ, रीजनेबल स्किल एंड नॉलेज का मतलब इतना ही है कि आपने जब क्लेम बनाया था तो आपने अपने स्किल और अपनी जो पब्लिक डोमेन में जहां पर भी आपके पास पेटेंट दिखी आपको, उसको चेक करके बनाया था कि आपका क्लेम जो हो वो यूनिक हो। ये होता है गुड फेथ एंड रीजनेबल स्किल एंड नॉलेज का मीनिंग। बट अगर आपने ऑलरेडी कहीं पर वो क्लेम देखा था और फिर भी आपने ड्राफ्ट कर दिया अपनी पेटेंट में, तो फिर उसे फ्रॉड के केस में माना जाएगा।
कोई डाउट है पहले सर एक्सप्लेनेशन में, फिर हम आंसर को पढ़ते हैं, गंगाधर सर या अर्चना मैडम? सर नाउ इट्स क्लियर। सर ये 113 में से हम सर्टिफिकेट लेते हैं, जी। तो अमेंडमेंट होने के बाद ही लेते हैं ना, तो वो एज अ प्रूफ यहाँ पे दे सकते हैं हाँ ना हाँ कि हाँ हाँ सर्टिफिकेट। हाँ। मैडम, वो अमेंडमेंट होने के बाद नहीं है। 113 में जो सर्टिफिकेट मिलता है अर्चना मैडम, वो हम्म। मान लीजिए कि आप पेटेंटी है, आपके पेटेंट पे इंफ्रिंजमेंट का, सॉरी, आपके पेटेंट पे रिवोकेशन का सूट हुआ, हम्म। और रिवोकेशन में सामने वाली पार्टी है, मान लीजिए मैं हूं, मैंने कहीं पर आपके क्लेम को चैलेंज किया, क्लेम वन को, कि क्लेम वन आपका इनवैलिड है। फिर प्रोसीजर हुई, प्रोसेस हुई, और प्रोसेस के बाद में कंक्लूजन ये आया कि नहीं, अर्चना मैडम ने जो क्लेम वन लिखा था वो परफेक्ट है। तो जब ओके। आपके एक क्लेम वन पे ऑलरेडी एक बार कोर्ट केस हो चुका है, रिवोकेशन का सूट हो चुका है, और कोर्ट ने ये प्रूव कर दिया है कि आपका क्लेम वन वैलिड है, तो फिर उससे जब वो केस आप जीत जाएंगे ना, तो फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से कि मुझे क्या दीजिए, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ क्लेम वन दे दीजिए। अब अगर दोबारा गंगाधर सर आपके सामने क्लेम वन को चैलेंज करने के लिए आते हैं, इनवैलिड करने हाँ। आते हैं आपकी पेटेंट को रिवोकेशन के लिए, मगर क्लेम वन के लिए पर्टिकुलरली, तो आप क्या कह सकते हैं कि देखो गंगाधर सर, मेरे पास ऑलरेडी क्लेम वन का वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, अगर आप केस करोगे तो सारी जो कॉस्ट होगी वो किनको बेयर करनी पड़ेगी, लेजिस्लेशन कॉस्ट, गंगाधर सर को, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पहले से ही क्लेम वन का वैलिडिटी सर्टिफिकेट है। हालांकि आप मना नहीं कर सकते हैं गंगाधर सर को, बट आप ये जरूर हम्म। कह सकते हैं कि एक बार केस हो चुका था और मैं वहां से बाकायदा बरी हो चुकी हूँ, क्लेम वन मेरा सेटिस्फाइड है, क्लेम वन की वैलिडिटी है मेरे पास, तो क्लेम वन को अगर आप वापस फिर से उसको कटघरे में लाना चाहते हो, तो सारी फीस, कोर्ट की जो फुल कॉस्ट होती है वो आपको लगेगी। यस गंगाधर सर। इसमें सर पर्टिकुलर ग्राउंड पे ही डिसाइड होगा ना वो सर्टिफिकेट, लाइक। पर्टिकुलर क्लेम पे, क्लेम पे। तो सर अभी आपने जो एग्जांपल दिया था, हम्म। क्लेम वन क्लेम टू था, क्लेम हम्म। थ्री कैंसिल हुआ था, तो इस चीज में जो क्लेम थ्री कैंसिल होने के बाद ही हम लोगों को सर्टिफिकेट मिला था ना। मैडम, वहां पर सर्टिफिकेट की बात ही नहीं है। नहीं, अगर दिया होगा लिया होगा हाँ 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 हाँ, तो तो बाकी के सर्टिफिकेट में दोनों, तो वन है। बाकी बाकी दोनों क्लेम्स के लिए आपको सर्टिफिकेट मिल गए थे। हाँ सही है। हाँ, चलो, तो तो फिर सर्टिफिकेट है, मतलब हाँ, वो वैलिड है ना, तो 114 में अभी उसके आगे ये कर सकते हैं ना। नहीं मैडम, अब आप दोनों कॉन्सेप्ट को, इससे आगे या उससे आगे में दो कॉन्सेप्ट को आप मिस कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। वो क्या है ओके। समझाता हूं मैं मैडम, एक मिनट, एक ही मिनट दीजिए। मैडम, 113 में जब आप किसी भी टॉपिक को देख रहे हैं, वहां हम्म। पर आप क्या करना चाहते हैं पहले ये समझिए। 113 में आप अपनी पेटेंट को बचाना चाहते हैं। व्हाट इज योर मीन्स, आप पे कौन सा सूट हो रहा है 113 में? मैंने क्या कहा आपको, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, एक है रिवोकेशन का सूट और दूसरा होता है इन्फ्रिंजमेंट का सूट। रिवोकेशन में कोई आप पे चैलेंज कर रहा है, यानी आप पेटेंटी हो, और कोई आप पे चैलेंज कर रहा है, हम्म। आपकी पेटेंट को चैलेंज कर रहा है। और एक होता है ओके। इन्फ्रिंजमेंट का सूट, जहां पर पेटेंट ही चैलेंज कर रहा है सामने वाले को कि भाई तू बिना मेरी इजाजत के मेरी पेटेंट को यूज कर रहा है। तो हम्म। 113 में कौन सा पहला वाला एक्स मीन्स हो रहा है चीज, या दूसरी वाली रिवोकेशन का सूट हो रहा है, या इन्फ्रिंजमेंट का? व्हाट डू यू थिंक? इंक्रीजमेंट का। नहीं मैडम, वही बात, अब यहीं से आपकी थॉट प्रोसेस करेक्ट होगी। जब 113 ओके। ले रहे हैं ना आप मैडम, 113,
तो उस पे हम्म, रिवोकेशन का सूट हो रहा है, यानी आप कटघरे में खड़े हो और सामने वाला बंदा कह रहा है कि आपका क्लेम 1 गलत है। आप कौन हो मैडम? पेटेंटी हो या ओपोनेंट हो? पेटेंटी। पेटेंटी। मतलब रिवोकेशन लिया तो पेटेंटी। हाँ, पेटेंटी है आप। और पेटेंटी है तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि अर्चना मैडम, आपके पेटेंट में क्लेम 1 गलत है। और केस चल रहा है, और केस के बाद में ये नतीजा आता है कि नहीं नहीं, अर्चना मैडम का क्लेम 1 सही है। तो अर्चना मैडम क्लेम 1 के लिए क्या लेंगे? वैलिडिटी वैलिडिटी सर्टिफिकेट। सर। ये बात समझ में आई मैडम 113 में? हाँ। हाँ, तो ये मान लीजिए आप यहां पर भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आपके पास क्लेम 1 का वैसे कोई रिवोकेशन सूट हुआ था और क्लेम 1 आपका बच गया, तो आपके पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट क्लेम 1 का भी है और क्लेम 2 का भी तो है, क्लेम 3 का नहीं है। बट 114 में वो बात नहीं है। 114 में ये बात ही नहीं है कि आपके पास किसका वैलिडिटी सर्टिफिकेट है। 114 में आप किसी को पकड़ रहे हो। अर्चना मैडम जाके गंगाधर सर को पकड़ रहे हैं कि गंगाधर सर बिना अर्चना मैडम की इजाजत के अर्चना मैडम की पेटेंटेड प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। ओके। यहां पर इंफ्रिंजमेंट का सूट कर रहे हैं आप गंगाधर सर पे। अब गंगाधर हाँ। सर आ गए कहां पर? कोर्ट में आ गए, बरोबर, इंफ्रिंजमेंट का हाँ। सूट हुआ तो। अब गंगाधर सर क्या यस। कह रहे हैं कि मान लिया कि अर्चना मैडम के 2 क्लेम वैलिड है और वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उसको इनवैलिड करूं। गंगाधर सर इनवैलिड करना नहीं चाहते हैं आपके क्लेम को। ओके। गंगाधर सर ये कहते हैं कोर्ट को कि देखिए सर, टोटल कितने क्लेम थे अर्चना मैडम के? कितने क्लेम थे मैडम आपके टोटल आपकी एप्लीकेशन? 3। अब सर देखो, 3 में से 2 की वैलिडिटी सर्टिफिकेट है उनके पास और तीसरा कैसा है? इनवैलिड है। तीसरा कैसा है? इनवैलिड है। तो सर ये जो 2 क्लेम है उसकी वजह से तीसरा क्लेम जो इनवैलिड है, तो मैं दोनों क्लेम, बाकी के जो 2 क्लेम है ना, उसको भी मैं चैलेंज करना चाहता हूं। भले ही सर्टिफिकेट हो उनके पास, भले ही वैलिडिटी सर्टिफिकेट हो, तो भी मैं चैलेंज करना चाहता हूं। तब इस केस ओके। में जज क्या कहेगा उनको? ओके गंगाधर सर, आप चैलेंज करना चाहते हैं, चैलेंज कीजिए। और ये भी बात सही है कि अर्चना मैडम की एप्लीकेशन में 3rd क्लेम उन्होंने गलत, मींस इनवैलिड हो चुका है। अब मैं ऐसा करता हूं कि गंगाधर सर, आप थोड़ी देर के लिए इंजंक्शन ले लीजिए, आप यूज करना स्टॉप कर दीजिए बंद। और प्रूव कीजिए कि C1 एंड C2 गलत है। अगर आप जो भी टाइम पीरियड दे, 6 महीने में ये प्रूव कर देते हैं तो इंजंक्शन आपसे हट जाएगा, और अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। गेटिंग मैम? अब दोनों केस सिनारियो थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। 113 में रिवोकेशन सूट में आपकी पेटेंट को चैलेंज किया जा रहा है। 114 में जो कटघरे में खड़ा आदमी है वो आपकी पेटेंट को चैलेंज नहीं कर रहा है, वो ये अपने डैमेजेस बचाना चाहता है। ओके। हाँ गंगाधर एक ठीक है सर। सर। डाउट है। तो हाँ ये जी। डैमेजेस। हाँ सर डैमेजेस। बोलिए आप। नहीं, बोलिए बोलिए नहीं आप। सर, गंगाधर सर बोल रहे थे कुछ। जी, गंगाधर सर बोलिए। ये सर एक्चुअली सर पहला तो मुझे जहाँ तक पता था कि जो ये जो सर्टिफिकेट मिलता है वो क्लेम पे, बट वो पर्टिकुलर ग्राउंड के बेसिस पे मिलता है। ए टू हम्म। टू जो भी ग्राउंड है मुझे ये पता। नहीं सर, ये तो क्लेम के जो बेसिस पे जो मिलता है। हेलो, आपकी सर आवाज कट होके आ मतलब रही है। कोई रिलोकेशन किसी में राउंड फुल्ली अप्लाई हो जाए अच्छा। मगर सर आपकी आवाज कट हो, मुझे ही सिर्फ कट होके आ रही है, अर्चना मैडम आपको भी कट होके आ रही है। नहीं सर, कट होके आ रही है। गंगाधर सर, थोड़ी सी आवाज आपकी कट होके आ रही है। तो इशू यस सर, अब बोलिए। एक्चुअली सर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ ना, अभी बस में हूँ, तो मे भी उस वजह से हो रहा हूँ तो। ओके ओके। हाँ, अब भाई बोलिए, शायद अब आ रही है। जैसे सर मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, अगर कोई ग्राउंड है
सर किसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे किसी ने रिवोकेशन डाला और उसका वैलिडिटी सर्टिफिकेट मिल गया, लाइक रंग फुल्ली ऑब्टेन के केस में था, बट वो पहले वो सेक्शन 8 के पहले केस में वो भी तो फिर नहीं दोबारा नहीं से नहीं नहीं कोई और सर, डाल सकता है। पहले आप ये थॉट प्रोसेस को निकाल दीजिए। पहले ये थॉट प्रोसेस बनाइए कि वैलिडिटी क्लेम को मिलेगी, वैलिडिटी सर्टिफिकेट किसको मिलेगा? क्लेम की। सेम को, यस सर। हाँ, आप बताइए इस थॉट प्रोसेस के साथ आपका माइंडसेट क्या कह रहा है, कोई क्वेश्चन है तो। बट सर वही क्वेश्चन आ रहा है सर कि क्लेम पे मिलेगा तो क्लियर है मेरे को, बट द क्वेश्चन इज कि वो जो ग्राउंड होंगे वो अगर डिफरेंट चेंज हो रहे हैं तो कोई डिफरेंट ग्राउंड के साथ उस पे दोबारा रजिस्ट्रेशन शूट कर सकता है ना, कर लाइक सकता एक है ग्राउंड। सर। वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये नहीं कहता है कि दोबारा कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता है। वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये कहता है कि अगर दोबारा कोई आपको चैलेंज करेगा तो सारा पैसा लिटिगेशन का वो बेयर करेगा। हाँ समझ मतलब पा ऐसे रहे हो सकता गंगाधर है, सर? पहले ए का सर्टिफिकेट है, बी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो बी के लिए चैलेंज कर बी को सकते हैं, सारे तो रुपये प्रूफ देने करना पड़ेंगे। पड़ेगा। हाँ, अगर वो प्रूफ दोबारा करना चैलेंज पड़ेगा। कर रहा है, दोबारा चैलेंज कर रहा है और हार जाता है बी, तो बी को सारे रुपये देने पड़ेंगे। ओके सर। ये एडवांटेज मिलता है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, ये वाला एडवांटेज नहीं मिलता है। ओके सर। यहाँ पे सिर्फ पैसे के बारे में है सर, कॉस्ट के बारे में। तो हम्म। ए 113 में जो है, तो जो रिवोकेशन पर मतलब जिसके ऊपर रिवोकेशन होता है वो कॉस्ट बेयर करता है, एंड 114 में जो है वो जो इंक्रीज करता है उसको कॉस्ट होता है, ऐसे मतलब बहुत बढ़िया ध्यान मैडम। रखने अब के लिए ऐसे रख सकते हो रहा है ना क्लियर मैडम? ये स्टोरी से हो रहा है ना आपको क्लियर? अब देखो विजुअलाइजेशन आपकी आ रही है, आप हैं। जब बोल रहे हैं ना तो उसमें पता चल रहा है। दिनेश सर, सारिका मैडम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हम करते हैं इसको, पहले एक बार और डिस्कस कर लेते हैं ताकि सभी को गुड क्लियर हो। मॉर्निंग, जय हिंद सर। अब सर दिनेश सर, मैं 113 एंड 114 को एक सिंपल लैंग्वेज में एक ट्राई करता हूँ वापस इसको समझाने के लिए। हाँ सर, सारिका जी मैडम आप सर। भी समझिएगा। जी दिनेश सर 113 में क्या है, और सिंपल सी बात है 113 में, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 113 इतना ही कहता है, सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी किसके लिए? मान लीजिए दिनेश सर आपकी एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन है एवन, तो उसके अंदर दो क्लेम्स हैं, C1 और C2। एक एप्लीकेशन है दिनेश सर की, दिनेश सर नहीं, ये लिखने में बहुत कम कम जगह लिख रही है, मैं एक नया पेज लेता हूं सर। तो ये दिनेश सर की एक एप्लीकेशन है A1, और उस एप्लीकेशन में दो क्लेम है, क्लेम 1 एंड क्लेम 2। अब होता क्या है कि मैं, जयवीर सर, वो आते हैं दिनेश सर की एप्लीकेशन को इनवैलिड करने के लिए, तो क्या करता हूं मैं? रिवोकेशन सूट करता हूं। अब रिवोकेशन सूट कर रहा हूं यानी दिनेश सर की एप्लीकेशन है वो क्या है, एक्चुअली पेटेंट है, तभी जाके मैं रिवोकेशन सूट कर रहा हूं। तो एप्लीकेशन को हटा के मैं बोल देता हूं पेटेंट, उसमें क्लेम 1 है और क्लेम 2 है, और मैं रिवोकेशन सूट फाइल कर रहा हूं। और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू इनवैलिड क्लेम 1, टू इनवैलिड क्लेम 1। और ये रिवोकेशन सूट चला, और उसका कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर ये फाइंडिंग्स आई
या उसके बाद ऑर्डर आया, हाई कोर्ट के अंदर एक डिसीजन आया, क्या आया डिसीजन? कि क्लेम 1 वैलिड है। क्या आया डिसीजन? क्लेम 1 वैलिड है। तो अब ये डिसीजन से दिनेश सर क्या ले सकते हैं? दिनेश सर आप क्या ले सकते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी। हाँ, ये डिसीजन से आप सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी, मगर किस क्लेम के लिए? 1 के लिए। एग्जैक्टली। ये आपने ले ली, यानी ये किसके पास है सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी? दिनेश सर के पास है। अब और सिनारियो आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है कि बाद में एक सारिका मैडम दिनेश सर पे वापस केस करते हैं, दूसरी बार चैलेंज करते हैं दिनेश सर को। अब दूसरी बार पर्सन चेंज हो गए, अब कौन चैलेंज कर रहे हैं? सारिका मैडम। अब सारिका मैम चैलेंज कर रहे हैं दिनेश सर को, यानी वापस वो क्या कर रहे हैं? रिवोकेशन सूट फाइल कर रहे हैं। और उनका भी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि क्लेम 1 को ऑब्जेक्ट करना है सारिका मैडम को। अब मुझे ये बताइए कि सारिका मैडम अगर हार गए सारिका मैडम अगर रिवोकेशन सूट, तो पूरा जो लिटिगेशन का कॉस्ट है क्या वो दिनेश सर देंगे या सारिका मैडम देंगे? सारिका मैम। बस ये सारी बातें जो लिखी है वो लिखी है 113 में। अब 113 क्लियर हुआ? अर्चना मैडम को तो क्लियर है। गंगाधर सर अगर क्लियर हो रहा है तो थम्स अप दीजिए। हाँ यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है। अर्चना मैडम आपको तो क्लियर है ना? आप जिस तरीके से बात कर रहे थे मुझे लग रहा है कि यही चीज आपके दिमाग में बैठी हुई है। यस सर, अभी तो बैठ गई। हाँ। अब 114 में आते हैं। 114 क्या कहता है? सर ये जो अगर क्लेम 2 इनवैलिड प्रूव होता है, हाँ क्लेम 1 तो वैलिड हो गया, क्लेम 2 इनवैलिड हो गया, हाँ तो डैमेजेस जो हैं, अगर हाँ मैं इन्फ्रिंजमेंट का केस डाल रहा हूँ हाँ जयवीर सर पे, हाँ ठीक है, जयवीर सर ने रेवोकेशन का सूट फाइल कर दिया कि ये तो जी क्लेम ही इनवैलिड है हाँ काउंटर क्लेम में, हाँ। तो क्या जो डैमेजेस हैं वो क्लेम 2 के इनवैलिड होने के कारण क्लेम 1 को भी खारिज कर देंगे, या ये डिपेंड करेगा कंट्रोलर पे? सर देखिए, यही जो क्वेश्चन बना ना आपके दिमाग में कि रिवोकेशन सूट की बात तो सही है सर, मगर इन्फ्रिंजमेंट में उसका असर क्या होगा, उसके लिए पूरा 114 सेक्शन है। समझ पाए सर? यही कनेक्शन है बिटवीन 113 एंड 114। एक बार मुझे जी 114 एक्सप्लेन करने दीजिए, यही स्टोरी से मैं उठाऊंगा। आपने जो जी। कहा दिनेश सर की जो पेटेंट थी, वो पेटेंट में क्लेम 1 था जो, वो क्या था? वैलिड था। पार्शली पार्शली वैलिड वाला आ नहीं, गया, ठीक है वैलिड सर, ठीक। वैलिड था। आपके ऊपर केस चला गया और आपके पास वैलिड था और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी भी है। और क्लेम 2 जो, हाँ पार्शियली वैलिड इस तरीके से बोल रहे हैं ना, सही है सर। क्लेम 2 जो है वो मैंने प्रूव कर दिया। वो मान लीजिए गंगाधर सर ने तीसरी बार रिवोकेशन सूट किया आप पे दिनेश सर, और गंगाधर सर ने ये प्रूव कर दिया कि ये क्लेम 2 क्या है? इनवैलिड है। यही बात कर रहे थे सर आप। तो एक क्लेम वैलिड है मगर एक क्लेम क्या हो गया? बाद में इनवैलिड हो गया। अब क्या होता है कि मान लीजिए रजत सर है, वो रजत सर पे आप क्या कर रहे हो? इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल कर रहे हो। कौन कर रहा है? दिनेश सर फाइलिंग इन्फ्रिंजमेंट शूट ऑन रजत सर। सही है सर, ये बात समझ में आई? अब आप क्या कर रहे हैं? दिनेश सर फाइल कर रहे हैं इन्फ्रिंजमेंट सूट रजत सर पे। अब रजत सर तो बहुत पक्के इंसान है। रजत सर क्या करते हैं? वो देखते हैं कि मुझे डैमेजेस कैसे ना देने पड़े। तो रजत सर का ऑब्जेक्टिव क्या है? रजत सर का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपके क्लेम को इनवैलिड करे, बट वो क्या चाहते हैं कि मुझे डैमेजेस कम देने पड़े या ना देने पड़े। मुझे डैमेजेस नहीं लगने चाहिए, इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है होने दो,
मैं इन्फ्रिंजर हूं, मैं मानता भी हूं कि भाई क्लेम 1 को मैं इन्फ्रिंज कर रहा हूं एंड क्लेम 2 को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा हूं। किस किसको मैं इन्फ्रिंज कर रहा हूं, रजत सर भी किसको इन्फ्रिंज कर रहे हैं वो भी जानना जरूरी है। रजत सर किस क्लेम को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, क्लेम 1 को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। मगर रजत सर फिर भी ये ऑब्जेक्टिव में है कि कैसे भी करके मैं डैमेज को बचा दूं। तो अब रजत सर क्या कहते हैं कोर्ट में, रजत सर कहते हैं, रजत सर सेड्स कि कोर्ट देखिए दिनेश सर की जो एप्लीकेशन है उसमें क्लेम 2 इनवैलिड हो चुका है, 2 ही क्लेम थे और उसमें से एक क्लेम इनवैलिड हो चुका है। तो ये भी हो सकता है कि क्लेम 1 भी इनवैलिड हो जाए। रजत सर की आर्ग्यूमेंट क्या है कि क्लेम 1 भी इनवैलिड हो सकता है। तो अब शक के दायरे में आ गई क्या, दिनेश सर की एप्लीकेशन एक क्लेम इनवैलिड होने की वजह से। तो रजत सर के इस आर्ग्यूमेंट से कि क्लेम 1 कैन ऑल्सो बी इनवैलिडेटेड, ये अब प्रूव करने के लिए रजत सर ने जो ये आर्ग्यू किया उसको प्रूव करने के लिए कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऑर्डर देगा कोई भी एक टाइम पीरियड के लिए कि भाई जब तक आप, ये दोनों जगह पर है, रजत सर को एक टाइम पीरियड देगा, रजत सर कोर्ट विल अलाउ रजत सर टू प्रूव विद इन 6 मंथ, या फिर कोई भी एक टाइम पीरियड देगा कि आप क्लेम 1 को इनवैलिड करके आओ, टू प्रूव विद इन 6 मंथ टू इनवैलिडेट क्लेम 1। एक तो ये फाइंडिंग आई कि कोर्ट क्या करेगा, रजत सर को एक टाइम पीरियड देगा कि भाई आप कह रहे हो कि क्लेम 1 इनवैलिड हो सकता है तो प्रूव करके आओ। तो रजत सर आगे वापस 113 से प्रोसेस करेंगे कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी है दिनेश सर के पास, मुझे प्रूव करना है, अगर मैं हार गया तो सारी लिटिगेशन की कॉस्ट मुझ पे आएगी। वो थॉट प्रोसेस के साथ रजत सर आगे बढ़ेंगे। प्लस कोर्ट रजत सर को यह कहेगा कि अभी आपको इंजंक्शन मिल रहा है, यानी अभी आप इन्फ्रिंजर तो हो ही और आप प्रोडक्ट बना नहीं सकते हो, ये बात हो रही है। अब इतना थॉट प्रोसेस क्लियर हुआ, ये मैंने समझाने के लिए ऐड किया है, इतनी बात जो मैंने है वो समझाने के लिए ऐड की है, विल अलाउ वाली बात। बट जो नीचे का है इंजंक्शन वाला पार्ट वो एज इट इज एक्ट में लिखा हुआ है। क्या इतनी बात क्लियर हुई दिनेश सर? जी सर। अब इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है। ये तो एक पार्ट आया कि रजत सर को क्या करना है, इसमें दिनेश सर भी कुछ कर सकते हैं। दिनेश सर क्या कर सकते हैं, या फिर दिनेश सर प्रूव कर दे, दिनेश सर ये प्रूव कर दे, दिनेश सर एक चीज अगर प्रूव करे, ये 1142 में आता है। इनवैलिड। हाँ, दिनेश सर प्रूव करे कि जो क्लेम 2 इनवैलिड हुआ है वो क्लेम 2 एक तो गुड फेथ में इनवैलिड हुआ है, रीजनेबल स्किल के साथ बनाया गया था एंड प्रॉपर नॉलेज के साथ बनाया गया था। इसका सर अब ये तीनों चीज क्या कहती है उसका सिंपल सा मीनिंग ऐसे समझिए कि जब आपने क्लेम 2 लिखा था, दिनेश सर ने जब क्लेम 2 ड्राफ्ट किया था तो दिनेश सर ने सारे प्रायर एक बार प्रायर चेक भी किया था कि भाई इससे पहले ये क्लेम कहीं पर था कि नहीं था। आपने प्रायर क्या कहते प्रायर आर्ट सर्च रिपोर्ट भी बनाया था, यानी प्रायर आर्ट को भी चेक किया था एंड आपने जो स्ट्रक्चर था या जो भी चीजें थी वहां पर क्लेम के अंदर वो एज पर स्पेसिफिकेशन थी, कोई आपने कहीं से भी फ्रॉड नहीं किया था एंड नो फ्रॉड, यानी किसी और की पेटेंट को आपने चुरा नहीं लिया था या किसी और की चीज को आपने अपना नहीं कहा था। ये इतना ही मानिएगा, गुड फेथ रीजनेबल स्किल एंड नॉलेज, यानी आपने अपना क्लेम पूरी निष्ठा से निष्पक्ष होकर बनाया था, कहीं से चुराया नहीं था। तो अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं क्लेम 2 इनवैलिड में ये प्रूव होता है कि गुड फेथ में वो इनवैलिड हुआ था, यानी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट निकल के आ गया जो आपको पता ही नहीं था,
जैसे कि एक केस कह सकता हूं मैं आपको कि जब आपकी एप्लीकेशन फाइल हुई, दिनेश सर, तब कोई और एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइल्ड थी बट उसका पब्लिकेशन था ही नहीं अभी। समझ पा रहे हैं सर? किसी ने फॉर्म नंबर 9 फाइल ही नहीं किया था, तो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल थी इंडिया में, बट वो पेटेंट एप्लीकेशन पब्लिश्ड नहीं थी। इसी वजह से आप वो चीज देख ही नहीं पाए, और आपका जो क्लेम था वो उस जगह पर, प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम उस जगह पर मिली जो एप्लीकेशन पब्लिश्ड ही नहीं थी, तो फिर वो क्लेम माना जाएगा गुड फेथ में आपका इनवैलिड हुआ है। ये बेस्ट एग्जांपल बन रहा है। समझ पा रहे हैं सर दिनेश सर इसको, या मैं इसको और क्लियर करूं? हाँ, या तो दिनेश सर बोल रहे हैं कि अभी टाइम हो रहा है और जयवीर सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज्यादा टाइम निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं है अरे ना नहीं सर? सर, मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मैं पूरी बात समझ गया हूँ। पब्लिश हुआ नहीं था तो हाँ कहाँ से पता चलता। ये हाँ, ये वाइड तो है ही है सर 18 महीने का। जब भी यस कोई सर। बीच में पब्लिक फाइल कर रहा है तो ये 18 महीने के अंतराल में हमें किसी को पता नहीं लग रहा क्या प्रायर है या क्या नहीं है। जी सर। तो जी। सर इससे क्या होता है कि आपने जो क्लेम लिखा था वो तो आपने सही नॉलेज के साथ गुड फेथ में लिखा था, बट अब ये क्लोज आ गया, किसी और की प्रायोरिटी डेट आपसे आगे आ गई, तो आपको क्या करना पड़ा? क्लेम को निकालना पड़ा। अगर ऐसा कोई जस्टिफिकेशन आप दे पाते हैं तो क्लेम 2 आपका इनवैलिड हुआ था, वो गुड फेथ में हुआ था, और इसी वजह से आपको यहां पर, यानी रजत सर को, सिर्फ इंजंक्शन नहीं, आप उनको डैमेजेस भी दे सकते हैं इन्फ्रिंजमेंट सूट में। अगर ऐसा आप जस्टिफिकेशन करते हैं कि इनवैलिडेशन गुड फेथ में था, तो आप रजत सर को सिर्फ इंजंक्शन नहीं, आप कोर्ट को कह सकते हैं कि सर देख लीजिए, क्लेम 2 मेरा जो निकला है वो मेरी गलती से नहीं बट ऐसे डॉक्यूमेंट से निकला है जो ऑलरेडी पब्लिश नहीं था। सर बात समझिए, मैंने तो क्लेम 2 सही तरीके से लिखा था, उसको आप ऐसा मत कीजिए कि वो इनवैलिड हो गया है तो मेरा क्लेम 1 भी इनवैलिड हो जाएगा। बहुत सॉलिड है मेरी एप्लीकेशन लिखने की, ड्राफ्टिंग की स्किल, आप बिलीव कीजिए, और मुझे इंजंक्शन पे डैमेजेस दीजिए तो इंजंक्शन पे डैमेजेस भी मिलेंगे। अर्चना मैडम, क्या ये स्टोरी आपको समझ में आई? सारिका मैडम शायद ये कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सर सारिका अभी मैडम? यहाँ पे, हाँ हाँ सर। सर बोलिए। जी, जी अर्चना मैडम। सर अभी यहाँ पे सिर्फ रजत सर ने तो क्लेम 1 के लिए किया था, तो 2 के लिए हाँ वो कैसे सर? मैडम, क्लेम 2 के लिए डिफेंड करना है दिनेश सर को, नॉट रजत सर। मैडम, बट इसमें 2 का कहीं पे आया ही नहीं है ना, रजत सर ने तो 1 पे किया है ना फाइल। हाँ हाँ मैडम, मैडम यही बात कर रहा हूं। ये रजत सर ये दो चीज कर सकते हैं। रजत सर क्या कर सकते हैं कि क्लेम 1 को इनवैलिडेट करवाने के लिए जा सकते हैं कोर्ट में, यस और नो? हाँ तो कोर्ट उनको टाइम देगा कि भाई 6 महीने में प्रूव करके आ जाओ कि ये इनवैलिड है। हाँ तब तक के लिए क्या होगा? तब तक के लिए एक इंजंक्शन मिलेगा। हाँ। अब उसी ये टाइम के छह लिए, महीने का टाइमलाइन कहीं सर नहीं है, लिखा है? नहीं नहीं है। है सर, नहीं बट नहीं, ये एग्जाम्पल सर के। लॉजिकली आप सोचो कि वो ये चैलेंज तो कर ही सकते हैं 113 में। 6 महीने ऐसा कोई परफेक्ट टाइम नहीं बोल रहा हूं, एक पीरियड देंगे वो, जो कोर्ट होगा वो एक पीरियड देगा कि अगर आप इसको इनवैलिडेट करना चाहते हो तो उसके लिए साक्ष्य लाओ, यानी वही प्रोसीडिंग पे कर लेगा। चलो ना, ये 6 महीने क्यों लिखते हो यहाँ पर, मैं इसको 6 महीने को निकालता हूं, वही प्रोसीडिंग में कर लेगा सर वो, कि लेके आओ। रजत सर को बोलेगा कि आप क्लेम 1 को इनवैलिडेट करने के साक्ष्य लेके आओ, प्रूफ लेके आओ, और सामने दिनेश सर को क्या कहेगा, या फिर दिनेश सर को क्या करना चाहिए? दिनेश सर अपने क्लेम 2 की इनवैलिडिटी को प्रूव करेंगे कि सर वो गुड फेथ में इनवैलिडेट हुआ था। रजत सर क्या करेंगे? रजत सर क्लेम 1 को इनवैलिडेट करने की कोशिश करेंगे, और दिनेश सर को क्या करना है? उनको ये प्रूव करना है कि क्लेम 2 जो इनवैलिडेट था, क्लेम 2 वो इनवैलिडेट था गुड फेथ में। मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं थे कि जो पब्लिश हुए थे, इस वजह से मैंने रीजन दिया। तो जब रजत सर प्रूव करने से अगर उनका, यानी रजत सर प्रूव ना कर पाए क्लेम 1 की इनवैलिडिटी, और अगर दिनेश सर ने ये प्रूव कर दिया कि भाई क्लेम 2 जो था वो इनवैलिड हुआ था गुड फेथ में, तो क्लेम 1 के डैमेजेस भी दिनेश सर को मिल सकते हैं। और अगर इस ओके, पार्ट को आप मतलब स्किप, उनको प्रूव करना पड़ेगा, उल्टा वैलिड करना पड़ेगा उनको, उनके वैलिड क्लेम नहीं है को। सर, वैलिड नहीं है मैडम।
क्लेम टू इनवैलिड, करना पड़ेगा। मगर वो प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने सही तरीके से लिखा था, बट अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्यूमेंट निकल के आया बाहर, जो डॉक्यूमेंट बाहर निकल के आया, वो डॉक्यूमेंट ने क्या किया, मेरी वैलिडिटी को इनवैलिड कर दिया ड्यू टू प्रायोरिटी डेट ऑफ दैट क्लेम। वो समझ पा रहे हैं? ये जो मैंने स्टोरी कही थी यहां पर समझ पा रहे हैं? अब इसको और भी ज्यादा आप समझ पाएंगे, ये मैंने लिख दिया ना बीच में, उसको स्ट्राइक थ्रू करता हूं मैं। अब इसको और भी ज्यादा आप समझ पाएंगे, एक मिनट। बेसिकली कॉस्ट के रिलेटेड ले ये लेता लाइन है। को छोड़ दीजिए, ये लाइन को छोड़ दीजिए। अब और एक केस बनाते हैं कि जहां पर रजत सर कोई इनवैलिडेट करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, रजत सर इनवैलिडेट करने की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अब दिनेश सर को क्या करना चाहिए ना? व्हाट इज सर, रजत सर आपके क्लेम वन को इनवैलिडेट करना नहीं चाहते हैं, अब सर दिनेश सर आप क्या कर सकते हैं तो आपको डैमेजेस मिलेंगे? क्लेम वन को इनवैलिड नहीं करना चाह रहे। नहीं करना चाह रहे हैं, अब आप क्या करेंगे तो आपको डैमेजेस मिल सकते हैं? तो मैं सीधा सीधा अपना दिखाऊंगा कि ये कि मेरा जो क्लेम टू था। क्लेम टू है वो गुड फेथ और रीजनेबल है नॉलेज में मैंने फाइल बस, किया था, और मुझे जो है डैमेजेस दिए जाएं। बस। तो अब तो आप ये फेवर में बात कर रहे हैं ना कि जज आपके फेवर में डिसीजन लेगा कि हाँ भाई ये बात सही है कि क्लेम टू इन्होंने सही तरीके से लिखा था, और जो पहला है जो रजत सर है वो इनको क्लेम वन की इनवैलिडिटी पे तो बात करना नहीं चाहते हैं, तो चलो इनको हम्म, डैमेजेस दे देते हैं। यानी आपके बिल्कुल। फेवर में डिसीजन आएगा कि नहीं? जी बिल्कुल आएगा। बट डेफिनेटली सर, आप जब प्रैक्टिकल सिनारियो में देखेंगे तो रजत सर भी आपको चैलेंज करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे सर। बस इसीलिए मैंने इसको ऐड कर दिया था। हालांकि 114 बिना ये बात के, 114 ये कह रहा है कि सामने वाला, ऐसा आप एज्यूम करो कि सामने वाला इनवैलिडेट करना नहीं चाहता है, जी उस टाइम पे क्या होगा वो प्रोसीजर आपके सामने, 1141 एंड 1142। ओके। और वो चीज आएगी बीच में, रजत सर वाली बात आएगी ही आएगी, अगर केस स्टडी बनेगी तो वो चीज आएगी ही आएगी बीच में। फिर भी ये है टोटल, ये रजत सर की बात को छोड़ते हुए, वो इनवैलिडेट करना चाहते हैं वो बात को छोड़ते हुए, बाकी का जो एक्सप्लेनेशन है वो है 1141 एंड 1142। और उसमें भी ये जो बात निकली अभी समझाते समझाते, ये जो निकल के आया कि भाई जो 18 महीने का गैप था उसके अंदर क्लेम की प्रायोरिटी डेट और आगे बढ़ गई, मीन्स दिनेश सर बढ़ की जो गया। एप्लीकेशन में जो प्रायोरिटी डेट थी क्लेम की, उससे भी आगे कोई एक क्लेम निकल के आ गया। वो एक बड़ा ये एक्सप्लेनेशन हो गया कि दिनेश सर ने तो गुड फेथ में लिखा था, रीजनेबल स्किल के साथ लिखा था वो क्लेम, मगर फिर भी इनवैलिड हो गया। ये बड़ा आउटकम निकल के आया ये बात। सही है दिनेश सर? ये आउटकम अभी समझ में आ रहा है ना? मुझे तो ये अच्छा लगा एक्सप्लेन करते करते, हालांकि मैं बोल गया पता नहीं कैसे, मगर वो जज यहाँ से ये पूरा सेटअप हो रहा है उस बात का। सर, बहुत मजा आया। हम्म। सारिका मैडम आपको समझ में आई बात? दिनेश सर को तो समझ में आ गई। हाँ सर। अर्चना मैडम आप कहीं पर कंफ्यूज है? आप समझ पा रहे हैं कि पूरी प्रोसेस दिनेश सर के इर्द गिर्द घूम रही है, रजत सर के इर्द गिर्द नहीं। यहाँ पर इनवैलिडिटी प्रूव किनको करनी है? इसका पेटेंट है। हाँ, जिसका पेटेंट है। बहुत बढ़िया मैडम, आपने जो आंसर दे दिया परफेक्ट दिया। गंगाधर सर आपको समझ में आई बात तो थम्स अप दीजिए, या फिर सर। बात कर सकते तो। यस सर, क्लियर। क्लियर है ना? क्लियर ओके, है सर। डाउट नहीं है ना? यस सर। बस इस तरीके से होता नो। है। चलिए अब 8 बज चुके हैं, इसको और 1 बजे के बाद और आगे बढ़ाएंगे। बट ये जो फाइंडिंग्स है वो मुझे मुझे सही में आज अच्छा लगा, पहली बार मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, मुझे ऐसा लगा। 2 मिनट लगा के सर 111 112 बता पाएंगे हाँ या हाँ सर। दोपहर को? सर 111 112 में तो पहले कुछ है नहीं, 112 ओमिटेड है। हाँ हाँ। बचा 111। 111 में ये बात हो रही है कि डैमेजेस कब कब नहीं मिलेंगे। वही था जो रेन्युअल फीस नहीं पे किया तब नहीं मिलेगा। हाँ सर, पहला केस, पहला केस। जी। पहले तो पेटेंट नंबर नहीं लिखा है। हाँ, तो नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरा केस लैप्स पीरियड में। नहीं मिलेगा। तीसरा केस अगर अमेंड हुआ है क्लेम, पब्लिकेशन की डेट से, पब्लिकेशन डेट टू अमेंडमेंट डेट ऑफ क्लेम।
तब तक के लिए नहीं मिलेगा। अमेंडमेंट जब हुआ उसके बाद में आप उस क्लेम के लिए, अगर पर्टिकुलर क्लेम को आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं, जैसे अभी हमने बात की कि क्लेम 1 को इन्फ्रिंज कर रहा है कोई, तो क्लेम 1 अगर अमेंड हुआ है तो पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, पब्लिकेशन किसका, एप्लीकेशन, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन से लेके जब वो क्लेम अमेंड हुआ था तब तक आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे। अमेंड होने के बाद के ड्यूरेशन में आपको डैमेजेस मिलेंगे। ये हो सही है गया सर। सर 111। राइट सर। 115 रह गया अपना। 115 में सर कुछ है नहीं, साइंटिफिक एडवाइजर है। जी। और साइंटिफिक एडवाइजर कौन बन सकता है, 15 इयर्स का एक्सपीरियंस, टेक्निकल साइंस नॉलेज, एंड, हाँ जी, जिनको टेक्निकल नॉलेज हो। हाँ साइंस या टेक्नोलॉजी में उनकी डिग्री हो, एंड स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर तीसरा क्या होगा, ये अपने कोई भी इंस्टीट्यूशन, यानी स्टेट या सेंट्रल नहीं, बट एनी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने प्राइवेट ही वर्क क्यों ना किया हो हो। बोले। हाँ हाँ, प्राइवेट ही क्यों ना हो, बट एक एक पोस्ट वहां पर लिखी, एक रीजनेबल पोस्ट पे वर्क किया हो, ऐसा नहीं कि फिर पियून के तौर पे वर्क किया हो। पियून भी कोई खराब पोस्ट नहीं होती है, बट टेक्निकल पोस्ट होनी चाहिए वहां पर, ऐसी बात है। तो सर हम एलिजिबल हैं ये साइंटिफिक एडवाइजर के लिए? अब ये हम्म। क्वेश्चन कि क्या पेटेंट एजेंट साइंटिफिक एडवाइजर बन सकते हैं, जी। ये बात कर रहे हैं आप, उसके लिए हम्म। पढ़ना पड़ेगा। वो मैं भी कल मैनुअल पढ़ रहा था बाद में पीछे। जी। तो अब वो सर, और इतना भी नहीं है 115, इतना छोटा सा सेक्शन नहीं है 115 का। एक मैंने पॉइंट आपको बताया, 115 में तो रूल नंबर 102 से लेके 108 तक के रूल्स आते हैं, और उसके लिए अभी कल रजत सर ने वीडियो भी बनाया है, मैं वो शेयर करूंगा आपके साथ, जैन सभी जी। के साथ। तो वो भी देखिएगा, वो रूल भी एसोसिएटेड है वहां पर, यानी कौन कौन क्वालिफाइड है एज बीइंग अ साइंटिफिक एडवाइजर। उसमें एक जो रूल है वो आपको सही में पढ़ना चाहिए, वो शायद दोपहर को हम ले भी लेंगे। एक रूल है जो, वो है कौन डिस्क्वालीफाई होता है साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पे, जी। पर्सन हाँ होता वो है जो, बता रहे थे ना कल, जिसको हाँ, जेल हो रखी है। जिसको जेल हो रखी है, या फिर हम्म। जिन्होंने कुछ क्या कहते हैं, जिसपे कोई कन्विक्टेड है कोई चीजों के लिए, वो जी। भी पर्सन को निकाला जा सकता है। जो जिसका माइंड सेट ना हो, अनसाउंड माइंड करे, उसको भी हम्म। साइंटिफिक एडवाइजर से निकाला जा सकता है। इवन खुद पर्सन अप्लाई कर सकता है कि मेरा नाम साइंटिफिक एडवाइजर से बाहर निकालो। तो वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये एक चीज है, इसके साथ में वो भी पढ़ लीजिए कि साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पे कौन निकाले जा सकते हैं। वो जी सर। अगर आपने पढ़ लिया तो कंप्लीट है 115। वो एक पार्ट बाकी है, और एक क्वेश्चन आपने जो दिया वो बाकी है कि क्या पेटेंट एजेंट साइंटिफिक एडवाइजर बन सकते हैं। तो उसके लिए हम मिलेंगे अगले धारावाहिक में 1 बजे। फॉर टिल देन, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। जय हिंद सर।